अस्सलाम 10th क्लास केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 10th की बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ये प्रीवियस 2 चैप्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें बिल्कुल नए तरीके के आप कॉन्सेप्ट्स देखोगे, ठीक है। बिल्कुल अलग ही तरह की एक केमिस्ट्री है ये, ठीक। तो इसमें आपने पहले लेक्चर से इस चीज़ पे गौर करना है कि आपको जो भी मैं बातें बताऊंगी कि ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, वो आपने डेली उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टफ है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है जिन्हें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में क्या चीज़ है, पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने जैसे 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हुए ये चीज़ पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। मींस अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, रफली अगर हम कहें, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। और कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के, वो सारे किस में स्टडी किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना आइडिया तो होगा कि आप इसमें क्या पढ़ने जा रहे हो, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है। स्टार्ट में बिफोर 1828 ये डेट आपने याद रखनी है, बिफोर 1828, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके बाद यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ लिखूंगी, ठीक है। तो बिफोर 1828 ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ओनली द कंपाउंड्स विच आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कॉमनली उनके अंदर क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। कॉमनली ऑब्जर्व ये किया गया था कि प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी जितने भी कंपाउंड से कंपोज हुई है, उनमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यानी इसकी रेशो बहुत ज़्यादा थी। और एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से आप कोई भी केमिकल एक्सट्रैक्ट करते थे, तो उसमें से आपको क्या मिलता था, वो जो कंपाउंड होता था वो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होता था। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन की होती थी, देन हाइड्रोजन, और समटाइम्स ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये अज्यूम कर लिया गया था, मींस इसको इस चीज़ के साथ स्टिक कर दिया गया था कि हाँ, ये जो इस नेचर के कंपाउंड्स हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही मिल सकते हैं। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। तो देखने में ये आया था कि जो लिविंग बॉडी है, जस्ट वो ही इस तरह के कंपाउंड्स को क्रिएट कर सकती है, ठीक। मतलब वो नेचुरली क्रिएट होते हैं, आर्टिफिशियली वो नहीं मिल सकते, ठीक है। तो स्टार्ट में बिफोर 1828 क्या समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर क्या हो गए, द कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहा जाता था, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, ठीक है। तो जो वर्ड ऑर्गेनिक था ये रखा क्यों गया था, क्योंकि द वर्ड ऑर्गेनिक रेफर्स टू द लाइफ, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि ये वर्ड यही नेम क्यों लिया, और इसका इस नेम के साथ इसके कॉन्सेप्ट का क्या ताल्लुक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था कि देर आर सम कंपाउंड्स विच वी कैन कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले क्या समझा गया, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि और कुछ कंपाउंड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट और एनिमल की बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्लांट और एनिमल आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किए जा सकते, नेचुरली ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल, ठीक है। दे आर इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम ऑन लैब स्केल और आर्टिफिशियली क्रिएट देम, ठीक ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द
कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपली हम ये कह देंगे, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक रखा गया क्योंकि ऑर्गेनिक रेफर्स टू द लाइफ। ठीक, तो लेवॉइसर एक साइंटिस्ट था जिसने इनिशियली ये, जिसकी स्टडीज का निचोड़ ये था कि जब भी प्लांट्स को स्टडी किया जाता है तो प्लांट के अंदर जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं, बेसिकली ऑल chemical compounds present in the body of plants are composed of carbon, hydrogen and oxygen atoms। ठीक है, यानी प्लांट बॉडी जिन कंपाउंड से कंपोज हुई थी मेजरली, वो सारे क्या थे, वो जितने भी कंपाउंड, प्रोटीन थी, विटामिन थे, वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, शुगर थी, फैट था, वो जितना भी उसका पार्ट था प्लांट बॉडी का, सब में एक ही चीज़ दिखी जा रही थी। जब उनकी केमिस्ट्री देखते तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह जब एनिमल में देखते तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता फैट टिश्यू में, सेल्स में, ठीक है, प्रोटीन में, लिपिड्स में। ठीक, इसी तरह शुगर्स में, जितने भी बॉडी कंपोज हुई है उसमें जितने भी कंपाउंड हैं सबके अंदर क्या मिल रहा था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और एनिमल बॉडी में कुछ और कंपाउंड्स भी, कुछ और एलिमेंट्स भी आ रहे थे इन एलिमेंट्स के साथ। बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ रहा था, लेकिन समटाइम्स सल्फर भी अटैच होता था, समटाइम फॉस्फोरस भी अटैच होता था, समटाइम नाइट्रोजन भी, और समटाइम्स कुछ हेलाइट्स भी, हेलोजन्स भी। ठीक है, तो इसलिए जनरली तो लेवॉइजर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen, oxygen, and animal body is composed of the compounds containing carbon, hydrogen, oxygen majorly, and in addition of these sulfur, phosphorus, nitrogen and other elements can also exist। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट ने किस चीज को सपोर्ट किया, that organic compounds are purely natural compounds। ठीक है, they cannot be synthesized in the lab। ठीक है, तो इसने किस चीज को सपोर्ट किया, ओल्ड थ्योरी को या ओल्ड कॉन्सेप्ट को इसने सपोर्ट किया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अभी तक हमें इसमें कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रहा, कोई ड्रॉबैक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने ऑब्जर्वेशंस और स्टडीज, रिसर्च को जारी रखा इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर पे। ठीक है, फिर उसने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की, ठीक, एक थ्योरी बना ली। थ्योरी क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक फैक्ट होता है, ठीक है, जिसको बार बार रिपीटेडली प्रूव किया गया हो बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो मीन्स थ्योरी का क्या मतलब है कि आप अच्छा खासा उस पर रिलाई कर सकते हो, वो रिलायबल होती है काफ़ी, जब तक वो क्या वो रिजेक्ट ना हो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से, कोई वो रिजेक्ट ना हो जाए, कोई एक्सपेरिमेंट इसको रॉन्ग प्रूफ ना करे। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी, इसने एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी की स्टेटमेंट क्या कहती थी कि अकॉर्डिंग टू जितनी भी स्टडीज इसने की थी उसके अकॉर्डिंग, और प्रीवियस जितने भी साइंटिस्ट ने स्टडीज की थी उनके अकॉर्डिंग, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग बॉडीज, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ वाइटल फोर्स, अ सुपर नेचुरल फोर्स। ठीक है, कोई ऐसी फोर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कुदरत इन्हें बनाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय अ स्पेशल फोर्स कॉल्ड द वाइटल फोर्स। ठीक है, उसको हमने वाइटल फोर्स का नाम दिया। ठीक, नेचर को, ठीक है, कुदरत को हमने वाइटल फोर्स का नाम दिया। और एक पार्ट तो ये हो गया इसका। सेकेंड पार्ट है इसका कि इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरली अकरिंग एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अ ह्यूमन। ठीक है, हम खुद से उनको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल खुद क्रिएट नहीं कर सकते लैब में। ठीक है, प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, इस तरह से। तो जो सॉल्ट हमें रिक्वायर्ड, जो केमिकल कंपाउंड हमें रिक्वायर्ड है, हम कुछ रिएक्टेंट्स लेके रिएक्ट करा के उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ये था, वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे कैन ओनली बी क्रिएटेड और प्रिपेयर्ड बाय
living bodies, inside the living bodies under a force called vital force. ठीक है, नेचर को यहाँ वाइटल फोर्स कहा जा रहा है. ठीक, तो ये है वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन स्टेटमेंट. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो सब साइंटिस्ट का आंख बंद करके मानना था कि ठीक, ये वाइटल फोर्स थ्योरी ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाइटल फोर्स थ्योरी ही डिस्क्राइब कर रही है. ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ इन्हीं दो तरीकों से मिल सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टिल साइंटिस्ट इसको टेस्ट करते रहे कि क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हो सकता है लैब में. ठीक है, तो 1828 में एक साइंटिस्ट इस बात को साबित करने में कामयाब हो गया कि हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो सकते हैं. ठीक है, और ये क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया उस टाइम पे. ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट किया. इसमें इसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया. ठीक है, इसको अमोनियम सायनेट कहते हैं. ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक नेचर का नहीं है. ठीक, अभी आप आगे जाके देखोगे और प्रॉपर डेफिनेशन इस सारी हिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो तब आपको पता चलेगा क्यों ये ऑर्गेनिक नेचर का नहीं है. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो है इसमें. ठीक है, और ये देखो नाइट्रोजन भी हमने लिखा था, तो नाइट्रोजन भी है, तो ऑर्गेनिक क्यों नहीं है. ठीक, फिलहाल इतना याद रखो कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्यों नहीं है. ठीक, तो वोलर ने क्या किया था कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप किया. ये साइन जो है ये हीट के लिए यूज होगा. ठीक है, हीटिंग के लिए यूज होगा. जब उसको हीट अप किया तो वो कंपाउंड रीअरेंज होके, मतलब उसके अंदर बॉन्ड्स की ब्रेकेज हुई, बॉन्ड्स रीअरेंज हुए, न्यू बॉन्ड्स बने, और वो कंपाउंड आइसोमराइज हो गया, यानी अपने ही एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक, 9th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं, एक ही चीज़ की दो फॉर्म में अकरेंस होना. ठीक है, अब ये कंपाउंड एक ही है, लेकिन इसकी टू स्टेट्स हैं, टू फॉर्म्स हैं. ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उतने ही एटम हैं. ठीक, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर उन एटम्स की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी. जैसे ऑक्सीजन अगर कार्बन से अटैच है तो किसी और से अटैच हो जाएगा. ठीक है, इस तरह हो जाएगा. तो अभी आप आगे देखोगे क्या होगा इसके साथ. ये है अमोनियम सायनेट, NH4CnO. ठीक, जब इसको हीट किया वोलर ने तो क्या हुआ, ये एक न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. अब देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा. ठीक, यहाँ पे क्या था, अमोनियम पॉजिटिव एंड सायनेट नेगेटिव, इस फॉर्म में था. मतलब अमोनिया में एक आयन है और CnO एक आयन है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड था. अपने याद रखना है, आयनिक कंपाउंड आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, बेशक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, बट दे आर आयनिक कंपाउंड, तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है. ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड्स ही आते हैं. ठीक है, तो अमोनियम सायनेट वाज एन आयनिक कंपाउंड, और जब उसे हीट किया गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप किया गया, तो फिर क्या हुआ, क्या क्रिएट हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हुआ. ये प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इन नेचर है. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसका बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं यूरिया. ठीक, तो वोलर ने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये अगर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हो गया है, तो इट मीन्स के वाइटल फोर्स थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई. ठीक है, तो ये क्या था, ये एक क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में आता है कि हाउ या व्हेन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, किस तरह वो फेल हुई. तो फिर आपने इस तरह बताना है कि इन 1828 वोलर प्रिपेयर्ड द यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया. ठीक है, तो फिर उसके बाद एक और भी साइंटिस्ट था जिसने 1845 में ये भी एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने में कामयाब हो गया था. एसिटिक एसिड इसने प्रिपेयर कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, दैट दे आर प्योरली नेचुरल. ठीक है, वो सिर्फ नेचर में मिल सकते हैं. देन वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती थी. उसके बाद वोलर एंड कोब, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया. ठीक है, कैसे, बाय प्रिपेयरिंग यूरिया एंड एसिटिक एसिड विच आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ठीक है, इन दोनों को इन्होंने लैब में सिंथेसाइज कर लिया था। ठीक, तो यहाँ तक हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म। और फिर अब क्लियर हो गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ प्लांट और एनिमल की बॉडी में नहीं होते, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और तब से लेके अब तक बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया जा चुका है। ठीक है, तो अब क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा तो कॉन्सेप्ट था 1828 से पहले का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया से पहले का कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल, ओनली नेचुरल कंपाउंड्स। ठीक, तो अब क्या आ गया, अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये क्या चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव, अब ये क्या दो टर्म्स आ गई हैं। हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, हाइड्रोकार्बन आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे, अकेले नहीं, सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं होना चाहिए, इन दोनों का कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स हों। ठीक है, ओनली। ठीक है, आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, और बॉन्डिंग किस नेचर की है, कोवेलेंट नेचर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान। ठीक, अब डेरिवेटिव क्या है, हमने तो कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन तक, यानी और कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर पिलफर्स कोई एक बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे कोई कोई भी हेट्रो एलिमेंट, कोई भी बाहर का एलिमेंट लगा दो, मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह का कोई एलिमेंट लगा दो, कोई एक बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन निकाला, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन कोई एक एलिमेंट लगा दिया, अदर देन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एक एलिमेंट वहां लगा दिया। ठीक है, तो वो एलिमेंट कहाँ, वो एलिमेंट क्या होगा, सॉरी वो कंपाउंड क्या बनेगा, वो इनिशियली हाइड्रोकार्बन था, हमने हाइड्रोकार्बन में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके क्या बना दिया है, थोड़ा सा चेंज लाके क्या ऐड कर दिया है, न्यू एलिमेंट। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं रहा, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, उसकी कुछ स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन वाली हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है, तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसे बोलेंगे, विच इज formed by replacing an hydrogen atom with any other hetero atom। इसको हम hetero atom कहें। hetero क्यों है, hetero means different, ठीक है, homo means same, तो हम hetero atom का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नया आने वाला एटम है उसको hetero atom क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन ये तो मस्ट है, ये तो हाइड्रोकार्बन का खुद का पार्ट है। ठीक है, ये इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई एटम आता है, मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हेलोजन, कोई भी ऐसा एटम आता है तो हम उसे हेट्रो एटम बोल देंगे, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करोगे, अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एन हाइड्रोजन एटम विद एनी, अब जगह खत्म होगी मेरे पास, हेट्रो एटम। अब आगे एग्जाम्पल आपने लिख देनी है, इसके आगे एग्जाम्पल लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल हेट्रो एटम के आगे एग्जाम्पल लिखनी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे, कार्बन हाइड्रोजन का कोवेलेंट कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है,
ये तो हमने देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर कौन सी वाली ब्रांच होगी, या स्टडी का कौन सा वाला फील्ड होगा जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ओनली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे फिर, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं। पेज नंबर 53 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शनल आप कह सकते हो, एक्सेप्शनल केस कह सकते हो इसको। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या मतलब है कि वो जो रूल्स हमने बनाए हैं, वो जो सिस्टम बना है उसको फॉलो ना कर रहा हो, दैट इज एक्सेप्शनल। ठीक है, वो जो आउटलायर होता है, जो सबसे थोड़ा हट के जा रहा होता है, ठीक, उसको हम एक्सेप्शनल कहते हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हो जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और या फिर इनके डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन में हुआ करते हैं या इनके डेरिवेटिव में हुआ करते हैं, बट स्टिल दोज कंपाउंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम अभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेटस नहीं दे सके। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स कौन से हैं और क्यों, ऐसी क्या वजह है कि हमने उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं रखा, दे आर स्टिल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, साइनाइड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें CN ग्रुप लगा होता है। ठीक, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जिसके कार्बाइड्स होते हैं, जिनमें बाइनरी कंपाउंड होता है कार्बन का, मतलब अगर कोई मेटल का आइटम है और साथ में कार्बन है। ठीक है, इस तरह से इसको हम कार्बाइड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बाइड्स। जैसे मैं इसको ऑक्साइड कह रही हूँ ना, ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, ये भी ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उस तरह से साइनाइड और कार्बाइड्स, ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें जो डेफिनेशन पे तो पूरा उतर रहे हैं, मतलब उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स, यानी उनके डेरिवेटिव में भी आ सकते हैं, उनको ऑर्गेनिक नेचर का कहा जाना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी इन सारे कंपाउंड्स को हमने इंक्लूड नहीं किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मस्ट है, इट शुड बी ऑफ कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव मस्ट बी ऑफ कोवेलेंट इन नेचर, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे जो भी मेटल होगा, ठीक है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनका बॉन्ड अगर कोवेलेंट भी था, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट भी थी, तो लेटर ऑन वो आयनिक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा पोलैरिटी आ जाएगी। मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये बॉन्ड कोवेलेंट नहीं रहेगा, बॉन्ड की नेचर कैसी हो जाएगी, आयनिक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है, प्रॉपर आयन्स होते हैं। ठीक है, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन। ठीक है, इसी तरह इनमें भी पोलैरिटी की वजह से these bonds are highly polar in nature due to the electronegativity differences between these two atoms। तो बहुत ज़्यादा पोलर हो जाने की वजह से these nature of these bonds is not covalent, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है इट इज आयनिक इन नेचर, तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है इनके अंदर। ठीक है, ठीक, तो इसलिए हम इनको पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी की वजह से इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते। ऑल दीज कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनल केसेस, और को कार्बन डेफिनेशन को फॉलो कर भी रहे हैं तो फिर भी
कोवेलेंट नहीं है तो इसलिए इनको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको स्टडी नहीं करना, ठीक। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसे नॉर्मल जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे अगर एसिटिक एसिड है तो हम एसिटिक एसिड प्लस वाटर ऐसे करके तो नहीं लिखते ना, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म जो भी, ठीक है, इस तरह तो नहीं लिखा होता। जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनकी जगह इनका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये एसिटिक एसिड, ये वाटर, ठीक। कोई एटम है तो उसका भी ऑक्सीजन नेम नहीं लिखते, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सिंबल्स यूज करना या फॉर्मूलाज यूज करना कॉमन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी जनरलाइज फार्मूलाज होते हैं, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज नहीं किया जाता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक तो वही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। Organic compounds are represented in 4 different formulas. सबसे पहले तो हम देखते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो हमें पता है सबके लिए कैसा होता है, ऐसा फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनिक के अलावा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि वाटर, ठीक। वाटर में जब हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वाटर में एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हुआ होता है और ये एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ठीक है। इसी तरह वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो वो भी बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। तो जो वाटर कंपाउंड है जनरली ये एक फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, केमिकल फार्मूला, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी ऐसा फार्मूला जिसके अंदर जो ये शो करे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एटम और कितने कितने एटम हैं, एक्चुअल नंबर को शो करे, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, उसमें 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं 10, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, ये नेम लिखा और ये क्या लिखा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होते हैं और मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसका क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेम से पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के हवाले से हमें बताएगा, है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा फॉर्मूला या ऐसे रिप्रेजेंटेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर शो करें, ठीक है। ये क्या था, ये ब्यूटेन के लिए रिप्रेजेंटेशन थी ना, और इसमें क्या शो हो रहा था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे थे। और इसमें क्या शो होगा, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर शो हो, ठीक है। इट शोज द एक्चुअल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम इसी के लिए ये वाला लिखते हैं। जैसे मैंने वाटर के लिए, हम पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ये वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे वाटर अगर H2O कंपाउंड है और फिर मैंने उसका मॉलिक्यूल भी ड्रॉ किया, तो वो जो मैंने ड्रॉ किया था मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन वो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होता। बेशक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, इसी तरह से सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री ये वाली नहीं होती। एक्चुअल में जो
जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वी शेप्ड होता है, बेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है वो इस तरह की होती है, एक्चुअल शेप ऐसी बन रही होती है इसकी। तो हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या लिखना होता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक होगा। तो इसी तरह हम ब्यूटेन के लिए देखते हैं। वैसे तो ब्यूटेन एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक, प्लेन नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है। तो हम जब इसको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन C4 मतलब 4 कार्बन है। तो आपने याद रखना कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ हर हाल में लिंक करना है, ठीक है। कार्बन एटम्स हमेशा एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए होंगे। ऐसे नहीं करना आपने कि कार्बन हाइड्रोजन फिर आगे कार्बन फिर आगे हाइड्रोजन फिर कार्बन, जो भी, इस तरह नहीं लगाना, ठीक। आपने एक ही लिंक बनाना है जिसमें सारे कार्बन एटम इकट्ठे अटैच होने चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना है, एक मैंने आपको क्या बताया, कार्बन को लिंक्ड विद कार्बन, ठीक है, हर कार्बन एटम अगले कार्बन एटम के साथ लिंक हुआ होगा, ठीक, ये करना है आपने। सेकेंडली आपने देखना है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो हर कार्बन एटम के लिए 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, मस्ट, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये 2 बातें याद रखनी है, कार्बन के हर कार्बन को अगले कार्बन से लिंक करना जरूरी है, ठीक है। और कार्बन एटम के लिए कितने बॉन्ड बनाने हैं, हर कार्बन एटम के लिए 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। किसी कार्बन एटम के 3 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, किसी कार्बन एटम के 5 बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें हर हाल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए इन दोनों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखो मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, यानी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, ठीक है। एक कार्बन, यहाँ तो 4 हैं, तो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मैंने तो 4 कार्बन को लिंक कर दिया, 4 कार्बन खत्म हो गए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्रोजन 10 है, उन्हें अरेंज करना है इन्हीं के साथ अटैच करना है, क्योंकि वो इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, ठीक। तो करें कैसे, कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है ये देखना जरूरी है, हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स ओनली, ठीक है। स्ट्रिक्टली 4 बॉन्ड्स ही बनाने हैं आपने, कभी 3 कभी 5 नहीं करना, ठीक है। तो अब इसका तो एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी कितने रहते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक यहाँ बना हुआ है एक यहाँ बना हुआ है, कितने रह गए, 1 2 हो गए, 3 एंड 4 खत्म। इसके कितने बने हैं, 1 2 ऑलरेडी हैं, 3 4 ये भी खत्म। इसके कितने हैं, 1 2 3 4, हमने वैलेंसीज असाइन कर दी, ठीक है। अब हम लगाएंगे, ये जो बॉन्ड्स लगाए हैं इनके ऊपर क्या लगाना है, बचा ही क्या है, कार्बन तो पूरे कर दिए, क्या बचा, हाइड्रोजन, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की फिलिंग कर दो, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, ठीक, सही। तो ये 2D फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्यूटेन के लिए, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि इस तरह भी बन सकता है, एक और तरह भी तो बन सकता था, क्यों स्ट्रेट चेन में ही जाना क्यों ज़रूरी है, मैं इस कार्बन को उठा के कहीं और भी तो लगा सकती थी, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा कार्बन यहाँ लगाओ, ऐसे भी हो सकता है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक। तो इसकी डिटेल्स आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन लगाओ, ठीक। तो यहाँ इसमें याद क्या करना है, यू हैव टू शो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, द एक्चुअल ज्योमेट्री, और उसके अलावा यूज सॉलिड बॉन्ड्स फॉर वन, ये अगर एक बॉन्ड है तो सॉलिड लाइन लगा दी, किसी एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बना है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर किसी में डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो आपने डबल सॉलिड लाइन से शो करना है, ट्रिपल लगा है तो ट्रिपल सॉलिड लाइन से शो करना है। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड्स थे, मैंने सिंगल सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, अगर सपोज यहाँ पे 2 बॉन्ड हो जाते तो मैं ऐसे डबल सॉलिड लाइन से शो करती, ठीक है, सही। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप
ने रिएक्शंस भी देखने हैं, स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ये सब कुछ देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बगैर आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, मिस्टेक्स होंगी अगर आप यहाँ पे एक बॉन्ड कम कर देते हो या यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा बना देते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ आ गया। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज वन विच शोज द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आर रिप्रेजेंटेड एज single single solid line for single covalent bond, double solid line and triple solid line for multiple bonds। ठीक है, टू फॉर्मूलाज हमने देख लिए। थर्ड फॉर्मूला है द कंडेंस्ड फॉर्मूला। यही जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला था ना, इतना बड़ा तो इसने जगह ले ली थी। ठीक, तो इसको हमने अपनी आसानी के लिए कि इतना बड़ा खोल के ना लिखना पड़े, ज्योमेट्री वही शो हो लेकिन सारे एटम्स ना खोल के लिखने पड़े। ठीक है, कुछ एटम्स को तो कंडेंस करें, कुछ को तो समेट के रखें। ठीक, तो एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है जो कि शॉर्ट फॉर्म है, आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। ठीक, तो थर्ड इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड किस चीज को कंडेंस कहते हैं, जो सुकड़ जाए, है ना, रिड्यूस्ड हुई भी फॉर्म। ठीक है, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, इट इन विच अच्छा इट शोज ओनली द ग्रुप ऑफ एटम्स linked with each other। ठीक है, अब यहाँ देखो, वही ब्यूटेन के लिए जो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया था, मैं उसके लिए दोबारा ये कंडेंस फॉर्मूला, उसी के लिए कंडेंस फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ब्यूटेन में क्या था, C4H10। ठीक है, चार कार्बन हो गए। अगर मैं हाइड्रोजन भी ऐसे खोल खोल के लिखूंगी तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और इसने तो ज़्यादा मेहनत लगानी है और इसमें स्पेस भी ज़्यादा लेनी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये चेन सिर्फ 4 कार्बन की नहीं होती, बड़ी भी होती है। ठीक है, तो बस आसानी के लिए एक और फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर्म। और कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या देखा है हमने कि हम हर एटम को खोल कर उसकी ज्योमेट्री नहीं शो करेंगे, क्या शो करेंगे, ओनली द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर उसके उसके कंपैरिजन में आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा था, ऐसे था ना, ठीक है। अब मैं एक एक को इधर यहाँ पे क्या हम रिड्यूस करेंगे इसको। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में करेंगे। अब क्या है, ये एक एटम है लेकिन ये एक एटम नहीं है, इस कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, एक एटम और उसके साथ और भी एटम है, इस एटम के साथ और भी एटम है। तो असल में ये एक पूरा ग्रुप है जो इस एटम के साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैं इस ग्रुप को खोल के क्यों लिखूं, इसको मैं CH3 लिख देती हूँ। एक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है और उसके साथ फर्दर 3 कुछ ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो क्या है वो 3 हाइड्रोजन है, तो मैं H3 क्यों नहीं लिख सकती, इसका भी क्या मतलब है कि इस कार्बन के साथ मजीद 3 H है। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके नेक्स्ट ये कार्बन है ये वाला, और इसके साथ एक तो चेन कंटिन्यू हो रही है, उसे जाने दो, लेकिन इसके साथ 2 हाइड्रोजन और हैं, उन्हें इतनी बड़ी स्पेस देने की बजाय मैं इसके साथ CH2 लिख दूँ। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप शो कर दिया। ठीक है, CH2 ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ एटम था ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला कार्बन। ठीक, अब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और हैं, मैं फिर इसके साथ भी वही कर देती हूँ, CH2। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम शो हो गया। उसके बाद ये लास्ट कार्बन है, ये कार्बन मैंने लिख दिया, कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे भी मैं CH3 लिख दूंगी। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये है उसका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्री शो कर रहे हैं बट नॉट द होल ज्योमेट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं बट नॉट द होल स्ट्रक्चर। क्या शो कर रहे हैं, ओनली द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड विद ईच अदर इन अ चेन। ठीक है, अब लास्ट एक है, लास्ट फॉर्मूला है द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। नेम से इंडिकेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स से कुछ रिलेटेड रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना।
अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या है, इसी का सेकंड नेम है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स आर नॉट शोन बाय सॉलिड लाइंस, ठीक है, इंस्टेड they are the bonds between atoms are represented as Lewis structures। अब लिविस स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये तो कोई नई चीज़ आ गई। अब लिविस स्ट्रक्चर क्या है, ये बस एक रिप्रेजेंट करने की फॉर्म, एक वे है रिप्रेजेंट करने का, जिसमें अगर किसी एटम में, जैसे आपने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी तो क्या होता था, ये एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसे चाहिए किसी और के साथ शेयरिंग करनी है, ठीक। इसी तरह ये एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिक्स ना हो जाए, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, ठीक है। ठीक, अब क्या है, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 1, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन हो तो एटम स्टेबिलिटी गेन करता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 हो, याद आया डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में होता क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि, मैं इसको ऐसे ऑर्बिटॉल के फॉर्म में कर लेती हूँ कि ये वो शेल था जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका शेल है जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो शेल्स ओवरलैप करेंगे इन दोनों के, ठीक है। शेल्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे में मूव कर रहे होते हैं वो पाथवे ओवरलैप करेगा, ठीक है, दोनों का, ठीक, इंटरमिक्स हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती थी, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे डॉट और क्रॉस फॉर्म में लिख दूं, इसका मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इसको सॉलिड लाइन से नहीं शो करते, सिर्फ डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं जो शेयर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल को, जिसमें हमने डॉट और क्रॉस फॉर्म में एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं, इस तरह के मॉडल को हम लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं, लिविस मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें हम बॉन्ड्स की बजाय क्या शो करें, देयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करें, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, इसीलिए इसको डॉट और क्रॉस फॉर्म में भी कह रहे हैं, क्योंकि हम लिविस स्ट्रक्चर बनाते हुए डॉट और क्रॉस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, इट शोज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम्स इन फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस, ठीक है। तो अब हम क्या एग्जांपल लेके चल रहे थे, ब्यूटेन, तो मैं ब्यूटेन के लिए ही यही वाला फॉर्मूला लिखती हूँ। एक एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि इन सारे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जितने फॉर्मूलाज हैं, इन सब में डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है। तो वही ब्यूटेन हम लेते हैं, वही 4 कार्बन अरेंज हुए हुए, उसी तरह अटैच हुए हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, सॉलिड बॉन्ड शो नहीं करना, क्या शो करना है, डॉट और क्रॉस शो करना है। और अब याद रखना है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया इस वाले एटम का, ठीक है, इसको मैंने डॉट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसका, ठीक। तो इन 2 एटम्स के दरमियान डॉट और क्रॉस लगा होने का मतलब है देयर इज अ बॉन्ड, इनके दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं इसके साथ। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लो आप, और बाद में इसके जो बॉन्ड, जो सॉलिड लाइंस हैं वो रिमूव कर दो, या फिर आप बगैर सॉलिड लाइंस के जस्ट उनको इमेजिन करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, ये तो मैंने कर दिया, अब मैं बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ एक बॉन्ड है तो डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, बॉन्ड्स हो गए 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड इस कार्बन के हो गए। इसने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम जिस मर्जी से रिप्रेजेंट करें। बस हमने डॉट या क्रॉस कहाँ लगाना होता है, एक बॉन्ड के अंदर दोनों क्रॉस दोनों डॉट नहीं आने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, ठीक है। नेक्स्ट डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, फिर आ गया डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। बस एक बॉन्ड के अंदर ना डॉट और क्रॉस डिफरेंट होने चाहिए, सेम डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये देखो इन सब में चेक कर लो, लेकिन आपने याद रखना है ये सॉलिड लाइन जो मैं लगा रही हूँ ये मैं तो रिव्यू कर सकती हूँ, आपने नहीं लगानी, ठीक है। ये समझ आ गया, दिस इज द डॉट एंड क्रॉस मॉडल फॉर ब्यूटेन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, ठीक।